सो हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ज़रूरत क्यों था। तो ये लेक्चर हम लोग पूरा थ्योरेटिकल रखेंगे, समझेंगे कि ज़रूरत क्या था, किस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे। और इसको समझने के लिए हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग समझेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग इवॉल्व होते गया। तो सबसे पहले क्या था ना, मशीन लैंग्वेज था। मशीन लैंग्वेज और द अर्लीस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उस टाइम हम लोग ये इन्वेंट हुआ था मशीन लैंग्वेज। और ये क्या होता है, कुछ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस होता है इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस में कोड लिखा जाता है, जैसे 1011 0000। और सीपीयू क्या होता है, खाली बाइनरी इंस्ट्रक्शंस आई मीन बाइनरी नंबर ही खाली समझता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर तुम 1011 ऐसे फॉर्म्स में खाली तुम अगर 0 और 1 यूज करके कोड लिखोगे ना, तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा रीड करना या उसको लिखना। कोड अगर बड़ा कोड तुम्हें लिखना है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। सोचो अगर तुम कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, इंडस्ट्री ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 0 और 1 के साथ यूज करके हम एप्लीकेशन बना पाए? नहीं ना। और अगर मान लो कि बहुत बड़ा हम लोग 0 1 कैसे कॉम्बिनेशन लिख भी दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर बीच में कहीं भी एक गलती हो जाता है तो पता ही नहीं चलेगा हमें गलती कहाँ पे हो रहा है। और गलती होने का चांसेस है ही, अगर 0 1 का खाली टर्म्स में लिखेंगे तो गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर गलती हो जाता है तो कहाँ पे गलती हुआ है ये पता करना भी बहुत मुश्किल होगा। ये कोड क्या होता था ना, पोर्टेबल नहीं होता था, मतलब कि मशीन डिपेंडेंट होता था। अगर कोई कोड एक मशीन पे लिखे तो उसी पे रन होगा, दूसरे पे हम लोग नहीं कर सकते, उसको मूव नहीं कर सकते, ऐसा है। और ये वही सिंपल स्केलेबल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा सा प्रोग्राम, कोई बड़ा सा एप्लीकेशन के लिए कोड लिख ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही इमेजिन करो, अगर तुम्हें कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है सिर्फ 0 और 1 के यूज करके, तो सोचो कितना डिफिकल्ट टास्क होगा ये। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंसानों को समझ में आया कि नहीं, अगर हमें कुछ और अच्छा करना है तो हमें कुछ धीरे और आगे इवॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया और उसके बाद आया हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। अब देखो असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि निमोनिक्स का यूज करता है। और शॉर्ट वर्ड समझो ऐसा, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट। मूव करने के लिए मूव है, एडिशन के लिए ऐड है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब है। और इससे क्या होता है, सीपीयू को ना इंस्ट्रक्शन थोड़ा इजी वे में समझाने के लिए काम आता है हमें। एग्जाम्पल देखो, मूव ए कॉमा बी, मतलब ऐसा कि मूव करो ए और बी को ऐसा करके। और इसमें फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स था। ये हम लोग सीपीयू को समझाने में थोड़ा इजी तो हो जा रहा था, पर इसमें कुछ कुछ फिर भी प्रॉब्लम्स था, जैसे कि ये स्टिल हार्डवेयर स्पेसिफिक था। मान लो कोई एक कोड है, उसको कोई वो एक पर्टिकुलर मशीन पर रन होगा, वो दूसरे मशीन में उसको पोर्ट नहीं कर सकते थे। तो वही हो गया, हार्डवेयर स्पेसिफिक हो गया। इसमें उतना एब्स्ट्रैक्शन नहीं था। तब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ना, हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे, अभी बस इतना समझो कि इसमें भी एब्स्ट्रैक्शन का उतना पॉसिबिलिटीज नहीं था। अब यहाँ भी वही दिक्कत था कि लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनाने में ये बहुत ही आई मीन डिफिकल्ट टास्क था, समझ लो कि नियरली इम्पॉसिबल था इसको यूज करके लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनाना, ऐसे ही करके। अब उसके बाद फिर इससे कुछ ड्रॉबैक्स था। अब इसको क्या चाहिए बोलते, ओवरकम करने के लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया। और ये मान लो कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज है जो हम लोग आज भी यूज करते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं ना, वो सब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर ही आता है। तो आज के टाइम पे जितना भी हम लोग कोड लिखते हैं ना, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्लस ऊप्स कंसेप्ट को मिला के हम लोग कोड लिखा जाता है आज के टाइम में। और देखो, ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप था प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंसानों के लिए। और देखो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कैसा था, सी का एक एग्जांपल है, हमारा प्रोग्रामिंग जो सी है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के एग्जांपल है। और यही जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, ये हमारा इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट कौन सा, फंक्शन हो गया, लूप्स हो गया, इफ एल्स कंडीशन हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया। ये सब हमारा यही प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये एक ऐसा होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वॉइड मेन करके एक फंक्शन है, इसमें क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। पहले तुम्हें इनपुट लेना है, फिर कैलकुलेट करना है बिल को, फिर प्रिंट करना है रिसीप्ट को। तो ऐसे टॉप डाउन, ये टॉप डाउन फ्लो इसमें ये चलता है। टॉप डाउन फ्लो को हम लोग इसमें टॉप डाउन फ्लो को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट होता है, पहले ऊपर वाला फिर ये वाला ऐसे करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें रहता है, ऊपर से नीचे ऐसे एग्जीक्यूट होते रहता है। पर इसमें भी कुछ कुछ दिक्कत था। अब क्या दिक्कत था, मान लो इसमें कोई डेटा का सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी इसमें ग्लोबल वेरिएबल हमारा मॉडिफाई कर सकता है कहीं से भी। स्केलेबिलिटी भी थोड़ा इसमें दिक्कत था, उतने अच्छे से हो नहीं पाता था। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे मान लो कि तुम्हें कुछ अच्छा बड़ा सा एप्लीकेशन बनाना जो रियल वर्ल्ड को प्रेजेंट करे, लाइक अच्छा रियल वर्ल्ड का कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो वो यहाँ पे दिक्कत है इसमें भी।
और रीयूजेबिलिटी नहीं था। मान लो तुम एक कोड लिख दियो और उसको बाद में फिर क्या चलते रीयूज, आई मीन रीयूजेबल नहीं होता था उतना। अब रीयूजेबिलिटी किस टर्म्स में नहीं था, ये हम लोग आगे समझेंगे। जब हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझेंगे ना, तब समझेंगे कि कैसे एक बार बस हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, उसमें एक तो ब्लूप्रिंट हमें मिल जाता है और इसको रीयूज कर सकते हैं हम लोग बार बार बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना के। तो ये मतलब होता है एक्चुअल रीयूजेबिलिटी का। यहाँ पे तुम समझो, अगर तुम्हें क्या चाहिए बोलते, थिंक ऑफ ए प्रोसीजरल कोड एज ए ट्राइंग टू मैनेज ए सिटी विद जस्ट टू डू लिस्ट। तुम एक सिटी को पूरा मैनेज करने चाहते हो बस एक टू डू लिस्ट के से मदद से, तो सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, तो ऑब्वियसली मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैसे ही समझो कि ये इसमें भी कुछ दिक्कत था, उसके बाद हम लोग का आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब जरूरत क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? देखो, हमें अगर कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, जैसे कि गेम्स हो गया, ई कॉमर्स साइट हो गया, कुछ भी सिमुलेशंस हो गया, इसमें क्या होगा, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होगा। तुम अपने ही देखो, अगर तुम सिंपल एक मशीन लर्निंग या डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाओगे, उसी में 1000 लाइन का कोड हो जाएगा, एक एक कंपोनेंट्स में ऐसा, अगर सब मिला भी दिया जाए तो ऐसा। तो इसमें क्या होना, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की मदद से ये स्केल नहीं हो पाता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ा। अब इसको रियल लाइफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग, तुम अपने आसपास में चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। अगर तुम मान लो लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर तुम लैपटॉप में पढ़ रहे हो और साथ में तुम क्या चीज बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट की मदद से, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ग्राफिक टैबलेट भी एक ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट को हम लोग आपस में इंटरैक्ट करा रहे हैं, किसके मदद से, एक तो पेन के मदद से, कि मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरे को लैपटॉप में दिख रहा है। तो यही पूरा सेम कंसेप्ट होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स है, रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है कि नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है, और मेरा कार है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करता है, ये पर्सन जो ये कार को ड्राइव करता है। तो रियल वर्ल्ड में तुम ऐसा समझो, हर एक चीज जो ऑब्जेक्ट है ना, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का ट्राई करता है। ऑब्जेक्ट और क्या चीज बोलते हैं, मान लो ये जो मेरा पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और कुछ बिहेवियर होगा, मतलब कि कुछ मेथड्स होगा। तो यहाँ पे देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कोई पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका नाम कुछ होगा, एज होगा, जेंडर होगा, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। और उसका बिहेवियर क्या होगा, मान लो कि वो वॉक कर सकता है, बोल सकता है, खाना खा सकता है, ये सब उसका बिहेवियर हो गया। तो प्रोग्रामिंग के टर्म्स में क्या होता है ना, यही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, और जो बिहेवियर जो है उसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। यहाँ पे अलग एग्जांपल देखो तो ये भी है, कार है हमारा एक तो ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो सकता है, एक अलग ब्रांड है, एक मॉडल है, उसके बाद इसका बिहेवियर क्या हो सकता है, लाइक स्टार्ट हो सकता है, एक्सलरेट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, गियर चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ हो गया। अब मान लो कि स्टूडेंट एक है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, उसका कुछ रोल नंबर होगा, कुछ मार्क्स होगा, ऐसा हो गया। और सब बिहेवियर और मेथड्स क्या हो सकता है, मतलब कि क्लास अटेंड करेगा, एग्जाम देगा, ये सब उसका बिहेवियर या कुछ मेथड्स हो सकता है। तो ही समझो, हमारा ये चीज़ होता है। मेरा मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका दो चीज रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और बिहेवियर्स रहता है, मेथड्स बोलते हैं। और ये आपस में ना इंटरैक्ट करते हैं एक साथ में। तो यही हमारा आइडिया क्या है ऊप्स का, ब्रिंगिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इनटू प्रोग्रामिंग। बस जो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है ना, हम उसको प्रोग्रामिंग में लाते हैं और एक साथ में आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कराते हैं। बस ये आइडियोलॉजी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पीछे में। अभी ये कोड्स हम लोग एक समझते हैं कि क्या होता है, और ये कोड देख के अभी एकदम भी डरना नहीं है, ये थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे एकदम भी डरना नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से कोडिंग में जंप करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे करते हैं, फिर इसको मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ये सब चीज़ अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस समझो कि हमारा जो क्लास है एक ब्लूप्रिंट हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे क्लास हमने कार करके बना दिया है, यहाँ पे एक तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करे, ये कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं सिर्फ ब्रांड और मॉडल। तो जब भी हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, कार का कोई मान लो एक क्लास है और हम कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि कार वन करके, तो हमें यहाँ पे ब्रांड और मॉडल पास करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एक तो नया कार ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना चीज ध्यान दो, यहाँ पे देखो, एट्रीब्यूट्स दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रांड और मॉडल है। मेरा कोई भी कार का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका कुछ ब्रांड होगा, कोई मॉडल होगा। मान लो कि जैसे मर्सिडीज का कोई कार है, A200 हो गया, उसका मॉडल हो गया। ऐसे ही करके हमारा ब्रांड होगा और मॉडल होगा। अब बिहेवियर क्या है, मतलब इसका मेथड्स क्या है, देखो ये स्टार्ट हो सकता है, मेथड्स मतलब वही समझो फंक्शंस हो गया ये। अब इसका क्या मेथड है, ये कार का हम लोग का क्या मेथड है, एक तो पहला फंक्शन है कि मेथड है इसका कि ये कार मेरा स्टार्ट हो सकता है, तो वही मेरा बिहेवियर हो गया, स्टार्ट हो सकता है ये।
और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऊप्स की मदद से अपना रियल वर्ल्ड को मॉडल करते हैं, और ऐसे ही हमारा ऊप सॉल्व करता है रियल वर्ल्ड को मॉडल करने में इन प्रोग्रामिंग। ये होता है। अब समझो एक ऐसा सिनारियो जहां पे हमारे पास ना ऊप्स होता ही नहीं। मान लो अभी हम लोग इस जमाने में रहते कि हमारे पास ऊप्स है ही नहीं, तो फिर सोचो क्या करना पड़ता। मान लो कि हमें हर एक कार के लिए ना एक नया वेरिएबल बनाना पड़ता, और उसमें हमें कार्स का डिटेल्स स्टोर करना पड़ता। देखो यहाँ पे क्या है अभी, कि मान लो हम एक तो ब्लूप्रिंट बना दिए, और हमको क्या करना है, सिंपली मेरे को एक ऑब्जेक्ट एक लाइन ऑफ कोड में हम ये डिफाइन कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट लिखे, यहाँ पे क्लास का नाम लिखे, अंदर हम अपना ये पैरामीटर पास कर दिए जो भी ले रहे हैं, तो सिंपल मेरा एक लाइन में मेरा एक नया कार का क्या चाहिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट बन गया। पर अगर ये नहीं होता, मान लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें बहुत ज्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता ये कार को खाली डिफाइन करने के लिए, इसका ब्रांड मॉडल बनाने ब्रांड बताने के लिए, मॉडल बताने के लिए, इसका बिहेवियर्स बताने के लिए हमें बहुत डिफिकल्ट होता। और हम लोग जब भी एक न्यू कार बनाना पड़ता, तो हमको वापस से पूरा वेरिएबल्स और फंक्शन को रिपीट करना पड़ता। मान लो कि अगर हमें 10 अलग अलग कार बनाना है, तो सेम सेट ऑफ कोड हमें 10 बार अलग अलग लिखना पड़ता। पर वैसे ही ऊप्स के हेल्प से क्या हो रहा है, बस हम एक ठो ब्लूप्रिंट बना दिए क्लास का, क्लास के हेल्प से, और यहाँ पे 10 अलग अलग हमें अगर कार बनाना है, तो क्या करे, 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दे रहे ये कार को यूज करके। सिंपल। तो सोचो हमारा कहाँ ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, यहाँ पे छोटा हो जा रहा है पूरा कोडिंग। तो ये एडवांटेज है। और रीयूजेबिलिटी का तो बात ही छोड़ दो, हम लोग क्या चलते हैं यहाँ पे डेटा हाइड भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको मेंटेनेंस करना बहुत दिक्कत हो जाता। वही अगर हम लोग इतना बड़ा बड़ा कोड लिखते मेंटेन करने में, मान लो कि हमें कोई मेथड ऐड करना है, तो हमें सब में जाके ऐड करना पड़ता। और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कर सकते हैं, हम बस यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे सब में ऐड कर देंगे, सिंपल सा हो जाएगा वैसे। ये तुम लोग पढ़ सकते हो प्रॉब्लम्स क्या है बिना ऊप्स के मदद से। और उसके बाद ये भी पढ़ सकते हो व्हाट ओप्स ब्रिंग टू द टेबल, और इसको पढ़ो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, और अच्छे से समझेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में, कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोड का एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। और अभी बस ये देख लेते 4 पिलर्स ऑफ ओप्स होता क्या है। तो 4 पिलर्स ऑफ ओप्स में आता है एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये सब हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार इसे गो थ्रू कर लो, और धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम सबको बताएंगे कि इसका मतलब होता क्या है।